स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन स्टडी चैनल द सीक्रेट मेथ पर। हमने पिछले क्लास में किया था 4.2 का सारणिक का फर्स्ट पार्ट, जिसमें लगभग आधे क्वेश्चन हमने डन कर लिए थे। और आज हम करेंगे 4.2 का सारणिक का सेकंड पार्ट, जो आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है वो 4.2 सारणी का 9वां क्वेश्चन है। इसमें आपको जो सारणी दी गई उसके पश्चात आपको ये अंतिम में सारणी को प्रसार किसी भी प्रकार से हल करें, आपको अंतिम जो मान होना चाहिए वो a³ + b³ + c³ - 3abc होना चाहिए। तो हम किस प्रकार की सारणी को सिद्ध कर सकते हैं? हमने कहा था कि सारणी का आप जितनी छोटी बनाएंगे उतना अच्छा होगा। इस सारणी में आप कई प्रकार से संख्या लगा सकते हैं। आप सभी को ऊपर जोड़ सकते हैं, यानी आप जोड़ सकते हैं r1 चेंज r1 + r2 + 3। एक संख्या आप ये लगा सकते हैं ताकि सभी जो संख्या होगी ऊपर की तरफ जुड़ जाएगी। यहाँ पर जो कॉमन बात क्या होगी, abc यहाँ पर आएगा, 2a 2b 2c और यहाँ पर भी 2bc। तो यहाँ पर जो अंत ऊपर जो बनेगा यहाँ पर a+ ये बनेगा ऊपर की तरफ, ये बनेगा और आपके लिए abc कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पर भी एक छोटा क्रम बन जाएगा। इसके अलावा अगर आप चाहें तो और अलग लगा सकते हैं। हम इस प्रकार लगा सकते हैं कि जो हम लगाएंगे इस क्वेश्चन में c3 c1 चेंज c1 + c3। आप क्या करें, c1 में से c3 जोड़ दें। उसके बाद अगर आपको जो करना है वो होगा कि आप या इसका आगे कर लेंगे, तो इसमें से घटा देगा, आप जोड़ दें, माफ़ कीजिए। तो a इसमें जुड़ेगा तो सभी में, b इसमें जुड़ेगा, c इसमें जुड़ेगा, तो यहाँ पर सभी पर a + b + c आ जाएगा। तो a + b + c यानी abc सभी में आ जाएगा और जो हमारे कॉमन भी आ जाएगा बाद में। आपको किसी भी सारणिक में संकेत लगाते वक्त ये ध्यान रखना है कि जोड़ने के पश्चात जो मान आए उसे आप कॉमन ले सके या और छोटा कर सके, तोड़ सके, ताकि जब आपका सारणिक का प्रसार होगा तो आसानी से निकले। ये मानी सारणिक इस संक्रिया लगाने के पश्चात तो हम क्या करेंगे, इनमें से c1 यहाँ पर लिख देगा, c1 में से a + b + c कॉमन लेने पर, और एक और संक्रिया लगाते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर abc a b c, तो आप इसमें से इसको घटा देंगे, यानी c2 - c3। इसमें आपके एक ही स्टेप के अंदर दो चीज़ हो जाएगी। इसमें आपके स्टेप की भी बचत होगी, टाइम की भी बचत होगी। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर abc कॉमन आ जाएगा, ये कॉमन आया abc, तो इसके पश्चात सभी जगह एक बच जाएगा। यहाँ पर भी एक, यहाँ पर भी एक और यहाँ पर भी एक। अब आप देखोगे इसमें से a कट जाएगा, इसमें से b कट जाएगा, इसमें से c कट जाएगा, यानी हम घटा रहे हैं c2 में से c3। जब इन सभी में से abc कट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा क्या, b बचेगा, यहाँ पर c और यहाँ पर a। तो यहाँ पर इस तरफ abc रहेगा हमारे लिए और इस तरफ बचेगा b c और a। ये आपके लिए बची चीज़ें। तो अब आप क्या करें, इनको और छोटा कर ले, यहाँ पर डबल 0 बना ले, यहाँ पर दोनों जगह 0 बना ले। किस प्रकार, वो आप अपने अनुसार संक्रिया लगा ले। हम लगाएंगे कि r1 - r2 और इसी प्रकार r2 - r3। तो हमने दो संक्रिया लगाएंगे। हम प्रथम पंक्ति को द्वितीय पंक्ति में से घटा लेंगे और द्वितीय पंक्ति को तृतीय पंक्ति में से घटा लेंगे। चलिए ये लगाते हैं यहाँ पर संक्रिया। हम पहले abc कॉमन ले चुके हैं, जिससे हमारी सारणी काफ़ी छोटी हो गई है। अब यहाँ पर आप कंसंट्रेट करें, जब 1 में से 1 जाएगा तो बचेगा 0। हम r1 में से r2 उठा रहे हैं, आप ध्यान रखें, r1 में से r2 उठा रहे हैं, एक में से गया 0 और b में से c जाएगा b - c। इसी प्रकार हम a में से b घटाएंगे तो ab आ जाएगा यहाँ पर। तो हमारी जो प्रथम पंक्ति है उसका संशोधित रूप ये है, जिसमें से हमने r1 में से r2 घटाने पर संशोधित रूप ये आया। इसी प्रकार हम b का संशोधित रूप याद करेंगे, c3 को घटाने पर यहाँ पर 0 आ जाएगा, एक में से एक 0 गया और c माइनस आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर b में से c b - c। तो दोस्तों ये दूसरी पंक्ति आ चुकी है संशोधित होने के बाद, और तीसरी पंक्ति हमें कुछ नहीं करना, बिल्कुल इसी प्रकार लिख देनी है। तो दोस्तों अब इसका प्रसार हो जाएगा आसान, क्योंकि यहाँ पर जो दो अवयव है वो शून्य है। हम c1 के सापेक्ष प्रश्न करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर दो अवयव शून्य हो जाएंगे, एक सबसे सरल प्रश्न निकलेगा इसमें, या प्रसार निकलेगा। तो यहाँ पर abc लिखे, आप ये लिख लिया हमने abc, ये कोष्टक लगा दे। उसके पश्चात आपको पता है कि दोनों इनके सापेक्ष प्रश्न करेंगे, प्रसार करेंगे, दोनों पर 0 होगा, तो 0 + 0 लिख लिया बस, या ना भी लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, a लिख लेंगे और यहाँ पर ये गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा b - c का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा a - b × c - c। ठीक है दोस्तों, ये आ चुके हैं। अब हम abc को इस प्रकार लिखेंगे,
तो ये तो हमारे दोनों जीरो होंगे। और इसे खोल लेगा आप, ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस माइनस 2bc। तो ये हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल लिया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी सी या ए बी। अब इसको गुणा करेंगे, जब एक को सी से गुणा करेंगे तो माइनस कैसे आएगा, तो हमने माइनस कैसे लिखा। इसी प्रकार माइनस का ए को माइनस कैसे गुणा करेंगे, प्लस का ए स्क्वायर। तो हमने दो अवयव याद कर लिए। इसके बाद हम माइनस ए को यहाँ पर माइनस सी से गुणा होगा प्लस हो जाएगा, और प्लस बी सी से गुणा होगा तो प्लस का सी प्लस बी सी आएगा। ठीक है दोस्तों, प्लस बी सी। इसी प्रकार हमने माइनस के यहाँ पर प्लस के बी को ऐसे गुणा करेंगे माइनस के बी, तो हमारे लिए यह आया अंतिम आंसर। तो हम यहाँ पर माइनस के बी में से प्लस का ए बी घटा लेंगे तो और आगे बढ़ाएंगे इस क्वेश्चन को, यानी ए प्लस बी प्लस सी कोष्टक के अंदर ए स्क्वायर। आप सभी स्क्वायर के साथ लिख ले रहे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ पर एक माइनस ए बी माइनस 2 माइनस बी सी से प्लस बी सी घटेगा तो माइनस का बी सी, और यह जाएगा माइनस का ए सी। तो हमारे लिए सूत्र बन जाएगा ए प्लस बी प्लस सी कोष्टक ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी बी सी सी। ये इस प्रकार का सूत्र होता है, आप ये लिख ले यहाँ पर। तो आपका जो आंसर होगा वही हो जाएगा, यानी ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3ab। तो ये क्या होगा आपके लिए RHS, यानी राइट हैंड साइड, और ये भी आपके लिए आंसर है यहाँ HP इति सिद्धम। तो किस प्रकार क्या, वापस एक बार चर्चा कर लेते हैं। हमने सारणी दी गई थी सिंपल सी, उसको हमने सबसे पहले C1 प्लस C3 की संख्या लगाई। हमने सबसे पहले C1 को चेंज किया, जो यहाँ पर लिखी होती है वही परिवर्तन होगा, या परिवर्तन स्तंभ कह सकते हैं इसे। आप ये याद रखें, जब आप किसी को चेंज करें तो पहले उसको लिखें, उसके बाद डैश का चिन्ह किस में चेंज हो रहा है वो बताएगा आपको, ये चेंज किस में हो रहा है। और यहाँ पर C1 ही चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है कि उसमें C3 जुड़ रहा है, उसके बाद उसको C3 की जगह लिख देना है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है। हम आपको बता रहे थे कि किसी भी सारणी में आप चेंज किस प्रकार कर सकते हैं, स्तंभ को और एक पंक्ति को किस प्रकार। हम ये जो यहाँ पर ये लिखते हैं, मान लीजिए ये हमने लिखा, इसको छोड़कर हमने ये लिखा, तो यहाँ पर C1 चेंज हो रहा है। सबसे पहली बात चेंज ये हो रहा है, जो चेंज की कंडीशन है वो चेंज ये होगा, किस में से होगा, C3 में से चेंज होगा, यानी C1 में से C3 घटेगा, तब आपके लिए नया जो C1 होगा वो C1 होगा। तो हम जो यहाँ पर ये लिखेंगे वो होगा चेंज परिवर्तन, और इन दोनों को जुड़कर यहाँ पर ये बनेगा। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। लगभग हमारे 4.2 प्रणाली खत्म हो चुकी है, उसके बाद हम विविध पर चलेंगे। तो अब यहाँ पर इसका लास्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको एक डेल्टा अभी दिया गया है, 13 क्वेश्चन। एक सारणी दी गई है आपको, वो सारणी के A1 B1 C1 और A2 B2 C2 और A3 B3 C3, और आपको सिद्ध करना है इस क्वेश्चन में, यानी डेल 2 इज इक्वल टू आपको दिया गया है कि A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। इसमें आपको एक कंडीशन भी दी गई है कि जो ABC है, यानी A1 यहाँ पर लिख लें आप, A1 B1 C1 जो है वो A1 B1 C1 के सेकंड है। तो ये बात ध्यान रखें आप। तो हम क्या करेंगे, इसको हमने A डैश मान लिया एक अवयव, सेकंड अवयव हमने माना डेल्टा डैश क्या है हमारे लिए, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 एंड C3, ये हमारा डेल वन अवयव है। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों को गुणा करा देते हैं ताकि हमारे इस प्रकार का अवयव प्राप्त हो। तो हम गुणा करेंगे, यह एक संक्रिया मान सकते हैं कि इस प्रकार के स्टेप से ये क्वेश्चन होगा। हम सबसे पहले इसको गुणा करेंगे, यानी एक सारणी को और उसके सेकंड अवयव को दोनों को गुणा करेंगे। A1 B1 C1 A2 B2 C2, इसी प्रकार A3 B3 C3। जहाँ पे ये अवयव दिए गए हैं वो इस प्रकार है, A1 B1 C1
A2 B2 C2 A3 B3 C3। तो हमने किया ये क्वेश्चन, हमने दोनों को उतार दिया। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को गुणा करा लेते हैं। गुणा थोड़ा सा बड़ा हो सकता है आपके लिए, क्योंकि इसमें बड़े बड़े 9 अवयव बनेंगे। तो आप ये देखें कि इसको पंक्ति स्तंभ गुणा कराना है, तो ये गुणा होगा A1 B1 B1 और C1 C1। ये जो बड़े दिख रहे हैं आपको, बड़े लेटर्स, वो है आपके सेकंड, और जो स्मॉल लेटर दिख रहे हैं वो आपके अवयव हैं। इसी प्रकार ये बनेगा A1 B1 प्लस B1 B2 प्लस जो C1 होगा वो गुणा होगा B3 से। इस प्रकार जो C1 गुणा हुआ वो होता है B3 से गुणा। ये हमारा द्वितीय अवयव, तृतीय अवयव इससे भी बड़ा बनेगा, तो ये होगा A1 B1 C1, यहाँ से C1 C2 C3 से गुणा होगा, यानी A1 C1 और B1 C2 और C1 C3। ये हमारे लिए अवयव होगा। इसी प्रकार के 9 अवयव और बनेंगे, इसी प्रकार के 3 अवयव और बनेंगे। तो इसको इससे गुणा कराएंगे, ये हो जाएगा A2 A1 B2 A2 और ये हो जाएगा C2 A3। यहाँ पर समझ में आ रहा है कि बिल्कुल एक जैसी संख्या आ रही है। इसी प्रकार ये गुणा होगा A2 B2 C2 B1 B2 B3 से, हो जाएगा A1 A2 B1 B2 B2 और C2 B3। इसी प्रकार अब ये इसका तृतीय अवयव जो बनेगा वो होगा A2 C1 B2 C2 C2 और C3। आप स्मॉल का और बड़ा का ध्यान रखें। जो तृतीय पंक्ति बनेगी वो होगी A3 A1 B3 A2 और C3 A3। इसी प्रकार आप तीसरा जो देखेंगे A3 B1 B3 B2 और C2 आपके लिए C3, जो C3 गुणा होगा वो होगा B3 से, और यहाँ पर इसका अंतिम जो लिखा जाएगा वो भी होगा A3 B3 और C3 हमने ये सारणी लिख दी। अब आपको पता होना चाहिए कि ये जो आपको दिख रहे हैं 3, ये एक ही पंक्ति की सेकंड और उनका अवयव है। जब आपको पता है कि इस प्रकार की डेल्टा का किसी भी सारणी का मान ये होता है कि A1 A11 F11 A12 F12 A13 F13, यानी किसी भी सारणी के अगर आप उनके अवयव और उनके समान सेकंड से गुणा करा देते हैं तो उनका मान क्या होता है, एक सारणी होती है, ये उस सारणी का मान होता है। तो यहाँ पर भी ये जो सभी अवयव होंगे वो 0 हो जाएंगे और ये डेल हो जाएंगे। तो इसको और आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर ये हो जाएगा डेल डैश इज इक्वल टू, बाकी जो सभी आपको दिख रहे हैं इन 3 को छोड़कर सभी 0 होंगे और ये डेल हो जाएंगे। इन डेल 0 0 0 डेल 0 और 0 0 डेल। तो आप तीनों ही अवयव से, तीनों ही पंक्ति या स्तंभ से आप डेल कॉमन ले लो, तो हो जाएगा डेल और डेल डैश हो जाएगा डेल का क्यूब, क्योंकि 3 आपके लिए अलग अलग डेल प्राप्त होंगे। और A3 का कोई महत्व नहीं होगा, यहाँ पर 3/3 की एक इकाई मैट्रिक्स बनेगी, उसका कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पर आप डेल में से डेल काट दो एक, तो क्या बनेगा यहाँ पर डेल स्क्वायर इज इक्वल टू डेल डैश, और आपके लिए डेल डैश क्या है ये, तो आप इसे वापस लिख देवे। हो जाएगा आपके लिए A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 और C3। तो यहाँ पर आपके लिए सवाल सिद्ध होता है RHS और HP दोनों ही क्वेश्चन आपके लिए आंसर है। किस प्रकार हमें A सारणी दिया गया था, उसको हमने A डैश हमने माना सेकंड अवयव मान सकते हैं साहब, सेकंड सारणिक हमने सेकंड सारणिक मान लिया।
और उसे आपस में गुणा कर लीजिए। आपस में गुणा करने पर हमारे ये अवयव आए और हमने देखा कि उनके संगत अवयव और उनके संगत जो सेकंड होंगे वो डेल होंगे। तो यहाँ पर हमने सभी जगह डेल लिख ली, ठीक है। डेल लिखने के पश्चात हमने तीनों ही पंक्ति स्तंभ ले, चाहे स्तंभ या पंक्ति ले लें, तीनों में से हमने डेल कॉमन लिया। तो यहाँ पर भी I3 बचा, लेकिन I3 का कोई महत्व नहीं, हमने I3 को नहीं लिखा। और डेल इंटू डेल डैश और हमने डेल क्यूब लिखा। तो डेल को डेल क्यूब से काट दिया, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर जो डेल है वो ये है और ये डेल एक ही समान के एक ही प्रकृति के। तो हमने इनको काट कर डेल स्क्वायर बराबर डेल डैश पाया। जो हमने डेल डैश माना वो हमने लिख लिया। जो हमें सिद्ध करना था यानी डेल स्क्वायर इज इक्वल टू ए डैश बी डैश, जो आपके सेकंड थे, वो हमारा आंसर आया। और ये आपकी 4.2 प्रश्न खत्म होती है। और अब हम विविध शुरू करेंगे। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, इसकी आप 1-2 बार और प्रैक्टिस करें क्लास के अलावा, तो आपको ये क्वेश्चन आ जाएगा। अब हम करेंगे विविध। गणित प्रश्न नंबर 4। आप गणित में एक बात का ध्यान रखें, कोई भी क्वेश्चन सरल व डिफिकल्ट नहीं होता, लेकिन आपकी सोच उसे सरल और डिफिकल्ट बना सकते हैं। अगर आप क्वेश्चन को उतारते समय ये सोच लेते हैं कि ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है, तो ये हमेशा डिफिकल्ट होगा आपके लिए। और उतारते समय आप सोच लेते हैं कि नहीं ये तो सरल क्वेश्चन हमें आ जाएगा, तो आपको पक्का आ जाएगा। तो अपनी सोच को सुधारें कि गणित डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं है। किसी भी स्थिति में अगर आप इसे पढ़ेंगे तो ये आपको जरूर आ जाएगी। यहाँ पर इस प्रकार का कोस 10 और साइन 80, आपको सारणिक का मान ज्ञात करना है। आपको दोनों तरफ दिख रहे होंगे कि दोनों ही अवयव अलग है, आप इसे अलग सूत्र से कर सकते हैं दो इसके। तो ये क्वेश्चन आपको 2 तरीके से बताया जाएगा, दोनों ही अच्छे तरीके होंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट तरीका यहाँ पर सेकंड बताया जाएगा आपको, और ये फर्स्ट तरीका। फर्स्ट क्या होगा, आप इन्हें चेंज कर लेंगे अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से। मैं सीधा लिख रहा हूँ, हो जाएगा कोस 80, यहाँ पर साइन 10। या तो आपको इन दोनों को साइन में चेंज करें या कोस में चेंज करें, हम इसे कोस में चेंज करें। हो जाएगा कोस 80, हो जाएगा साइन 80, और ये चेंज होगा माइनस साइन 80। ठीक है दोस्तों, अब इसे गुणा करा लेते हैं। हो जाएगा कोस 80 का स्क्वायर, यहाँ पर माइनस होता है, यहाँ पर माइनस होता है, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा ये साइन स्क्वायर 80। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। तो यहाँ पर भी आपके लिए थीटा इक्वल है, तो यहाँ पर वैल्यू होगी 1। ये आपका था टाइप नंबर फर्स्ट। अब टाइप नंबर सेकंड देखेंगे, हम इसे गुणा करा लेते हैं। ये जाएगा कोस 80 साइन 10 माइनस, और इस प्रकार साइन 80, यहाँ पर प्लस हो जाएगा साइन 80 और कोस 10। ठीक है दोस्तों, आप इसमें ये सूत्र लगा सकते हैं, साइन ए कोस बी प्लस साइन बी कोस ए। तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी का सूत्र। आपको साफ बिल्कुल ये दिख रहा है, साइन ए कोस बी, साइन बी कोस ए। तो आपको पता है यहाँ पर जो ए है वो 10 डिग्री है, और जो बी होगा वो 80। तो यहाँ पर साइन ए यानी 10 प्लस 80, ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री। आपको पता है साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो आपके लिए आंसर हमने 2 अलग अलग तरीकों से बताया इसको। सामान्य तरीके से सरसमीकरण से बताया और एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से बताया, लेकिन दोनों ही ट्रिग्नोमेट्री से हुए। तो ये आपके लिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 2 तरीके हमने 2 तरीके बता दिए आपको, दोनों ही सरल थे, दोनों में एक मान आया। दोस्तों ये आपके विविध का सेकंड क्वेश्चन, इसमें आपको प्रथम स्तंभ के सेकंड FIJ याद करने हैं, यानी सेकंड याद करने हैं, यानी प्रथम स्तंभ यानी F11 और F21। किस प्रकार करेंगे, यहाँ पर जो 5 का सेकंड होगा वो -1 होगा, यानी अब इसको हटा, क्योंकि यहाँ पर जो प्लस चिन्ह होंगे वो इस प्रकार होंगे। तो चिन्ह होने के बजाय जो माइनस है यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर ये +1 होगा, यानी F11 जो होगा वो -1, और F21 होगा
यहाँ पर 20 यहाँ पर आएगा लेकिन माइनस का होगा, तो सीधे ही F21 क्या होगा, माइनस का 20। तो आपके लिए दोनों के सेकंड आ चुके हैं। हमारा क्वेश्चन का आंसर बहुत ही सरल क्वेश्चन था ये आपके लिए। और क्वेश्चन रहेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। मैं आपको एक और क्वेश्चन बताता हूँ जिस प्रकार मैंने फर्स्ट क्वेश्चन बताया था, ये थोड़ा आगे है लेकिन पहले बता दिया जाएगा आपको। इसमें आपको सारणी दी गई है इसी प्रकार की। cos 50, sin 50, sin 10 और cos 10। ये आपको सारणी दी गई। अब इसमें आप सरसमी का लगाने ना बैठे, क्योंकि यहाँ पर जो अंतर आएगा 90, अगर आप इसे बताएंगे इसे चेंज करेंगे दोनों ही अलग अलग आएगा, तो आप सीधे गुणा करा लेंगे, बाकी हम बाद में देख लेंगे। तो हमने करा लिया इसे गुणा बिना किसी झिझक के। अब हम यहाँ पर लगाएंगे कोस है, कोस भी माइनस साइन है और साइन भी, ये सूत्र होगा। माफ कीजिएगा, कोस ए प्लस बी का हमने एक याद कर लिया, तो हमने लिखा कोस 50 प्लस 10, ये लिखा हमने कोस 60, कोस 60 की वैल्यू 1/2, ये आपका हो गया आंसर। बहुत ही सरल क्वेश्चन था। पिछले जो 1 नंबर क्वेश्चन हमने आपको कराया था उसी प्रकार का था, ये आपके लिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट खत्म होता है। इस प्रकार के विविध में शुरू में बहुत ही सरल क्वेश्चन दिए गए आपको, और आपके लिए घनमूल का क्वेश्चन है, ये आपको एबीसीडी मिल जाएगा, लेकिन हम आप के द्वारा सरल करा रहे हैं, तो आपको कहीं भी दिक्कत ना हो। 1 प्लस ओमेगा 4 ओमेगा 8, इस प्रकार के ओमेगा दिए गए हैं आपको। तो ये आपके लिए क्वेश्चन, और ये आपको 11th क्लास की समिश्र संख्या मिल जाएगा, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर। जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिलेगा कि ओमेगा 3 की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 होती है। तो इससे आप 2-3 और इक्वेशन निकाल सकते हैं। ये आपके लिए कॉम्प्लेक्स नंबर की 2 इक्वेशन। तो सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा सा तोड़ लेते हैं इन घातों को, यानी 1 ओमेगा क्यूब का स्क्वायर की घात 2, यहाँ पर घात गुणा हो जाएगी, 6 हो जाएगी, 6 प्लस 2 8 हो जाएगी। तो ओमेगा क्यूब का स्क्वायर और स्क्वायर, 1 ओमेगा क्यूब का स्क्वायर का ओमेगा 1 ओमेगा क्यूब और ओमेगा। तो यहाँ पर सभी जगह ओमेगा की घात 3 की जगह 1 लिख दें सिंपल तरीके से, ताकि आपकी सारणी जो होगी छोटी हो जाएगी, घात से कम हो जाएगी। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा स्क्वायर 1 और यहाँ पर ओमेगा। या तो आप सीधे इसका प्रसार कर लेंगे, यानी आप इसका प्रसार करेंगे किसके सापेक्ष, किसी के सापेक्ष से, तो हम करेंगे R1 के सापेक्ष। यहाँ पर प्रसार करेंगे इसका। यहाँ पर सबसे पहले 1 हमने लिखा 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ओमेगा गुणा करेंगे, ओमेगा का 3 आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है। 1 × 1 माइनस का 1 चिन्ह के अनुसार माइनस ओमेगा। तो हमने ओमेगा के सापेक्ष इसकी पंक्ति और इसका स्तंभ छोड़ने के पश्चात ओमेगा और ओमेगा गुणा कराया, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर को 1 से कराया ओमेगा स्क्वायर। इसी प्रकार लास्ट हमने ओमेगा स्क्वायर आया। ये दोस्तों हमने ओमेगा को कराया, ओमेगा से 1 को ओमेगा से कराया ओमेगा, और यहाँ ओमेगा का 4। ठीक है दोस्तों, तो होता है ओमेगा का 3 1 -1, ये माइनस का ओमेगा का 3 प्लस के ओमेगा का 3। यहाँ पर भी काट सकते हैं आप, जरूर लिख सकते हैं, हमने थोड़ा और आगे कर लिया। हो गया ओमेगा का, ये हो जाएगा ओमेगा, और उस पर लिखे ओमेगा माइनस ओमेगा का 4 होती है ओमेगा, तो हो जाएगा माइनस ओमेगा। तो जो वैल्यू होगी यहाँ पर 0, ये 0 और ये भी 0, तो अंतिम में जो आपका आंसर निकलेगा वो होगा 0। यानी सारणी ओमेगा सारणी की वैल्यू क्या आई आपके लिए 0। इसी प्रकार के सभी इसी प्रकार के क्वेश्चन हैं। ये जल्दी जल्दी हो जाएंगे क्योंकि छोटे क्वेश्चन है, एबीसीडी वाले।
और आखिरी क्वेश्चन आज के लिए, इसके बाद क्लास को समाप्त करेंगे। ये 4 2 1 1 का स्क्वायर इसके बराबर दी गई है 3 2 1 x माइनस ओमेगा x3 -2। तो हमने लिखी है सारणिक 5 3 -1 x x3 और x का मान निकालना आपको यहाँ पर। और कभी भी आपको परीक्षा हो आपकी और अगर आप क्वेश्चन लिखें तो उसको अपने सर के कहने पर डबल चेक कर लें ताकि क्वेश्चन कभी गलत ना उतारे आप। अगर आपने क्वेश्चन गलत उतारा तो आपके उत्तर गलत आएगा, भले ही आपकी प्रोसेसिंग सही हो। तो यहाँ पर आपके बोर्ड में आपको उत्तर के नंबर मिलते हैं, ना कि प्रोसेसिंग के। तो यहाँ पर हमने 4 को 1 से गुणा करें, 4 -2। अब पहले इसका स्क्वायर आगे ज्ञात ना करें तो यहाँ पर हो जाएगा 3x -2 माइनस x माइनस प्लस हो जाएगा प्लस का 6। ठीक है दोस्तों, ये हो गया 2 का स्क्वायर 3x -2 -x माइनस का 6। ये करेंगे 4, ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 8, इसे इस तरफ ले आएंगे, ये हो जाएगा 4 + 8 और 2x, x बराबर 12/2, x की वैल्यू 6। सिंपल तरीके से बस आप ये ध्यान रखें कि यहाँ पर स्क्वायर करने ना बैठे, कि इस प्रकार आप स्क्वायर करने ना बैठ जाएं, इससे आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। गलत नहीं कह सकते लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो सकता है। तो आप सीधे पहले मान निकाल ले और उसके बाद उसका स्क्वायर कर लेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास के लिए बस इतना ही। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।